पीपल, व्हाट्सअप, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5th और 6th ऑफ मई का न्यूज़पेपर। विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ 5th ऑफ मई। सबसे पहली खबर है अमिड टेंशंस एट द बॉर्डर, जो आईएएफ हमारी यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं मिस्टर एपी सिंह, यहाँ आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है हु इज द चीफ ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स, दैट्स एपी सिंह। ठीक है, और अगर पूरा प्रॉपरली बोले तो उनको चीफ को हम बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो, राइट। तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मेट आर प्राइम मिनिस्टर। आइए जानते हैं हुआ क्या और डिटेल में। सो अमिड टेंशन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही थी खास तौर पे बॉर्डर में, उसके चलते एयर चीफ मार्शल प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले हैं। वेरी हाई चांसेस की देयर वर प्लान्स गोइंग ऑन जो सिविलियंस के लिए या पब्लिक के लिए ओपन नहीं किए जाते हैं, बट एक क्लोज डोर मीटिंग थी जिसमें प्रॉब्ली प्लान्स वर डिस्कस्ड एंड इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट हिज रेसिडेंस। आपने देखा होगा यहाँ मोस्टली सारी मीटिंग्स कहीं और नहीं, उनके रेसिडेंस में ही हो रही है। होम मिनिस्टर उनके रेसिडेंस में मिले। उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वो भी उनके रेसिडेंस में ही मिले। ये सारी मीटिंग्स उनके घर पे ही हो रही हैं। मीटिंग वाज हेल्ड अमिड ग्रोइंग क्रॉस बॉर्डर स्कर्मिश अलॉन्ग जम्मू कश्मीर की जो पूरी बॉर्डर है हमारी एलओसी है वहां पर। The meeting assumes significance in the wake of the earlier statement जो मिस्टर मोदी ने किया था, जिसमें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को कंप्लीट एंड फुल फ्रीडम दी थी, कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम, कि भाई ये जो 22 तारीख को 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक हुआ है इसका बदला लेते हुए आप जो करना चाहते हैं ऑपरेशन वाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, to decide on the mode, targets and timing of the Indian response to the Pahalgam attack, which left 26 civilians dead. ये जो मीटिंग हुई थी it took place within 24 hours of the Navy chief। इसके just 24 hours पहले ही जो हमारे नेवी चीफ है, अच्छा नेवी चीफ को बोला जाता है वाइस एडमिरल, तो नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ये भी मिले थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ही, अप्राइजिंग हिम ऑफ द सिचुएशन एंड द क्रिटिकल सी लेन्स ऑफ अरेबियन सी। इसी के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। मैम, एयरफोर्स के अलग होते हैं, आर्मी के अलग होते हैं, नेवी के अलग होते हैं, तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है? भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज अ अथॉरिटी फिगर या इज अ पोजिशन विच कम्स बिटवीन, एक तरफ पूरी की पूरी हमारी मिनिस्ट्रीज या एक तरफ हमारी गवर्नमेंट हो गई और दूसरे तरफ हो गए हमारे तीनों के तीनों डिफेंस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इनके बीच का जो मीडिएटर का काम करते हैं, जो इधर की इंफॉर्मेशन उधर और उधर की इंफॉर्मेशन इधर तक पहुंचाने का काम करते हैं, एक लौता इंसान या एक लौती जो पोस्ट होती है, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, एक बहुत ही रफ अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज मिस्टर अनिल चौहान एंड द सर्विस चीफ्स had held a meeting with the prime minister already। इसकी फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। weighing options, इंडिया बेसिकली was उस टाइम पे weighing options, weighing its operations in response to the पहलगाम टेरर अटैक, कि क्या किया जा सकता है, किस तरीके से रिटेलिएट किया जा सकता है, ये सारे ऑप्शंस वे आउट किए जा रहे थे, which it believes was planned by पाकिस्तान या planned in rather not by। हमने कभी ये नहीं बोला पाकिस्तान ने प्लान किया, हमने ये बोला कि जिन लोगों ने इसको प्लान किया, जिन टेररिस्ट ने प्लान किया, उनको शय देता है, उनको शरण देता है पाकिस्तान। That is what we have always maintained. India has already taken several diplomatic measures, जैसे कि हमने सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, उसके अलावा हमने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट जो पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे इनको बैन लगाया था। डायरेक्ट मतलब ओरिजिनेटिंग इन पाकिस्तान सारे गुड्स एंड सर्विसेज, बट कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो पाकिस्तान में ओरिजिनेट नहीं भी हो रहे लेकिन पाकिस्तान के थ्रू आ रहे हैं उनके ऊपर भी हमने बैन लगाया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट दोनों पर ही यहाँ हमने बैन लगाया। ठीक है, ऑफिशियल सोर्सेस का ये कहना था कि इंडिया वाज इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू बगलीहार डैम ऑन द चनाब रिवर एंड द किशनगंगा डैम ऑन द झेलम रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। हाउएवर दे कुड नॉट कंफर्म
इफ सच मेजर्स हैव फ्रूक्टिफाइड, मतलब ये जो तरीके अपनाए हैं, ये मेजर्स लिए, इनका कुछ अल्टीमेटली फ्रूट निकल के आया है या नहीं, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। जो ट्रीटी है ये प्रिवेंट करती है इंडिया को फ्रॉम स्टोरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग लार्ज डैम्स ऑन द इंडस रिवर, ठीक है, ऑन द 3 रिवर्स रादर, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इंडस की। पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्टेप लेते हुए सारे के सारे इंडियन फ्लैग्ड शिप्स को फ्रॉम एंटरिंग एनी काइंड ऑफ टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान एंड एंटरिंग द पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान बैन लगाया। वाइस वर्सा इंडिया ने भी बैन्स लगाए हैं। इन न्यू दिल्ली ने इंपोज किए फ्रेश प्यूनिटिव मेजर्स ऑन सैटरडे, इंक्लूडिंग बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एंट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ पाकिस्तानी वेसल। कोई भी ऐसा वेसल या शिप जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराता है, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द इंडियन पोर्ट्स एट ऑल। द पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, उन्होंने नोटिफिकेशन को रिलीज करते हुए बोला था कि दैट इट टुक द स्टेप ऑफ बैनिंग द इंडियन शिप्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट सिचुएशन, कीपिंग इन माइंड, जो भी मैरीटाइम सॉवरेनिटी है उसको ध्यान में रखते हुए। बॉर्डर्स जो भी जम्मू कश्मीर के अलोंग है, दे रिमेन एक्सट्रीमली टेंस। दोनों ने ही अपनी अपनी आर्मी को बहुत हेवीली मोबिलाइज किया है टुवर्ड्स द बॉर्डर। एंड आर्मी के स्पोक्स पर्सन उनको उनका ये कहना है कि पाकिस्तान आर्मी जो पोस्टेड है, दे इवन रिसोर्टेड टू अनप्रोवोक्ड स्मॉल आर्म्स फायर अक्रॉस। बेसिकली जो सीज फायर चलता था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान ने वायलेट किया। दे स्टार्टेड फायरिंग कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड, मतलब यहां से हमने कोई उकसाया नहीं था एंड दे स्टार्टेड फायरिंग, भले ही स्मॉल आर्म्स, बट दे डिड along the line of control on Saturday night and early Sunday morning। जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्रॉस बॉर्डर स्कर्मिश में, यहाँ जनरली लोगों ने काफी हद तक इवैक्यूएट कर दिया था, इंक्लूडिंग कुपवारा एंड बारामुल्ला एंड कश्मीर वैली एंड पूंछ, राजौरी, मेंधार, नौशेरा, सुंदरबनी एंड अखनूर डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पूरे जम्मू डिवीजन में यहाँ काफी लोग घबराए हुए थे। और द इंडियन आर्मी रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली एंड प्रोपोर्शनेटली। जब उन्होंने हम पे बिना अगेन अनप्रोवोक्ड स्मॉल आर्म्स फायर करना स्टार्ट किए, तो हमने एग्जैक्ट प्रोपोर्शनेटली का मतलब ये नहीं कि उन्होंने स्मॉल आर्म्स पे फायर किया तो हमने बम गोलों से उड़ा दिया, हमने प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना तो बनता है भाई, सामने वाले बिल्कुल सर पे ही चढ़ा जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है उनको, तो रिस्पॉन्ड करना बनता है अपना, ठीक है। इन द कश्मीर वैली, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर वी के बेदी, जिन्होंने ज्वाइंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की थी, उन्होंने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया कि भाई काफी सारे न्यूज चैनल्स में ये भी सुनने को आ रहा है कि दिस वाज अ ह्यूज सिक्योरिटी फेलियर एज वेल, कि जो आतंकवाद है वो इतना अंदर तक घुस कैसे पाए, ये कैसे कर पाए, वो कैसे कर पाए। अब चीजें होने के बाद अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें फिर मतलब ब्लेम गेम्स बहुत ज्यादा चलते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज बहुत काफी बड़े लेवल पे बोल रहे हैं कि भाई दिस वाज अ ह्यूज सिक्योरिटी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कई सारे न्यूज चैनल्स और ऑपोजिशन वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि हमको पता चला है कि गवर्नमेंट के पास इंटेल थी, इसलिए मोदी जी जो विजिट करने वाले थे कश्मीर वैली को, उन्होंने अपने जो विजिट था उनका उसको डिले कर दिया था। ये सब खबरें भी आ रही है, बट अगेन कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है इन सारी खबरों का। प्लस एक बार ऐसी चीजें हो जाती हैं तो एक चीज ये होती है कि भाई अब ब्लेम करने के लिए किसी को ढूंढो, दूसरी चीज होती है कि भाई अब आगे कैसे बढ़ा जाए। आई बिलीव एंड आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो बिलीव्स इन द सेकेंड स्टेप कि चलो बाद में सिक्योरिटी फेलियर अगर था भी तो उस सब चीजों पे हम बाद में जाएंगे, पहले अभी जो हुआ है उससे कैसे डील किया जाए, इस चीज पे पहला फोकस होता है। द डिस्कशंस फोकस्ड ऑन इंटेलिजेंस गैदरिंग, थ्रेट असेसमेंट्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, ही इज ऑल सेट टू विजिट पाकिस्तान इंडिया आफ्टर ऑफरिंग टू मीडिएट पीस। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ईरान ने ऑफर किया है कि भाई तुम दोनों लड़ाई झगड़े में लगे हो, हम आपके बीच में मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं, लेट अस रीच अ सिचुएशन ऑफ पीस अगेन। तो उसी के चलते ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही हैड डिसाइडेड टू विजिट पाकिस्तान एंड इंडिया, दोनों के साथ, दोनों के बिहाफ पे बात करने के लिए। ईरान फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर अब्बास आरागची will arrive in Islamabad on Monday ahead of a visit to Delhi later this week। जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था तेहरान में, विच इज द कैपिटल, ऑन संडे। A visit या the visit by Mr. Arakchi to India has been planned या had been planned several weeks ago itself। Now जो visit उनकी पाकिस्तान में होने वाली है, takes on an added mission। इंडिया पहले ही आने वाले थे, पाकिस्तान जाना अभी अभी उन्होंने डिसाइड किया है। एक ईरान एक ऐसी कंट्री है विच हैज
गुड-ish रिलेशनशिप विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो दे कैन एक्ट एज अ मीडिएटर, इसलिए उन्होंने प्रॉब्ली ऑफर किया होगा। अब बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान में भी विजिट तय किया है, तो पहले से जो ऑलरेडी इश्यूज डिस्कस करने थे उसके साथ एक एडेड मिशन है टू बिकम अ मीडिएटर after he offered to mediate between the two brotherly neighbors of Iran. Mr. Araghchi will travel back to Tehran after his talks in Islamabad जो 5th of May को होने वाली है, and then travel to Delhi 7th और 8th May को as to avoid the hyphenating the two visits. हाइफनेटिंग मतलब एग्जैक्ट अगल बगल ना हो, इसलिए 5 को पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद 5 तारीख के बाद बेसिकली ही ट्रैवल टू दिल्ली एंड देन वो दोनों कंट्रीज के बीच में मीडिएशन का काम करने का उन्होंने ऑफर रखा था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया तो अब करेंगी, हम अगर एक्सेप्ट करते हैं, दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट करती है, तभी ये सब चीजें हो पाती है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान उन्होंने अपने अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है, हमने पहले से ही क्लोज कर रखा था, पाकिस्तान ने अब भी इंडिया के लिए सारे एयरक्राफ्ट के लिए क्लोज कर दिया है। owned or operated by both the sides, although ये measures जो है they do not technically affect aircraft operated by third country, मतलब एक दूसरे के एयरक्राफ्ट के लिए किया है, थर्ड कंट्री अगर आती है उन चीजों पे उनके एयरक्राफ्ट को ये अफेक्ट नहीं करता। इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनका ये कहना है कि ये जो विजिट है बाय द तेहरान के मिनिस्टर, दिस रिफ्लेक्ट द डीप रूटेड एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड ब्रदरली नेशन ऑफ ईरान, but did not refer to talks on the tensions with Delhi after the Pahalgam attack. उनका ये कहना था कि भाई ये जो उन्होंने ऑफर किया है ये दिखाता है कि कितना ज्यादा ब्रदरली नेबरली कंट्री है हमारा ईरान, बट इस बारे में कुछ भी नहीं बोला कि क्या ईरान के आने से या ईरान के मिनिस्टर के विजिट करने से दे आर ओपन टू टॉकिंग ऑन अ फ्रेंडली टर्म्स विद इंडिया। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता ऑनेस्टली, इंडिया शुड हैव बीन ओपन, अगर अपन ओपन होते तो वो तो झक मार के ओपन होते ही होते, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। दिस टाइम अ सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड वेयर ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट पाकिस्तान, किसी ना किसी तरीके से या तो न्यूट्रल है या अगेंस्ट है। डायरेक्टली अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं भी है और ये नहीं भी बोल रहे कि भाई वी डू नॉट सपोर्ट पाकिस्तान, वो ये एटलीस्ट बोल रहे हैं कि वी डू नॉट सपोर्ट और टॉलरेट टेररिज्म एट ऑल। तो हर जगह जिन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली नहीं भी क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने भी ये बोला है कि भाई टेररिज्म एक ऐसी चीज है जिसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो हर कंट्री दुनिया की डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज टर्न देयर बैक्स ऑन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना का भी सरप्राइजिंगली इस बार काफी न्यूट्रल स्टांस था, जो जनरली पाकिस्तान के साइड पर होता है। चाइना इज ऑल्सो ट्रेडिंग वेरी केयरफुली नाउ। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इजराइल ने कसम खाई है multi-phased response after Houthi missile strike on the Ben Gurion airport, wounds 6 of the people। तो भाई इजराइल को अभी भी छेड़ने की हिम्मत इन लोगों में बच गई है और छेड़े जा रहे हैं। अब तो 6 इनके मारे हैं, 60 उनके मरेंगे। तो जो हूती ग्रुप है उनको इन्होंने कसम खा लिया कि भाई इनको तो अब छोड़ेंगे नहीं। पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं ऑनेस्टली। फटाफट अपन जान लेते हैं। अच्छा एक बार ना थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हूतीज। ये होते कौन है, क्या है, बोला जाता है प्रॉक्सी ग्रुप है, लेकिन कहाँ से आए, कैसे आए, ऑल दिस लेट्स डिस्कस अबाउट इट टुडे, ठीक है। अच्छा हूतीज की अगर अपन सबसे पहले बात करें तो अपन बात करेंगे अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। हूतीज ऑफिशियली इनका नाम, एक्चुअली इनको हूतीज नहीं बोला जाता है, दे आर ऑफिशियली नोन एज अंसार अल्लाह, यानी कि सपोर्टर्स, वो अपने आप को बोलते हैं सपोर्टर्स ऑफ गॉड, ठीक है। ये एक, अच्छा दे आर बेस्ड आउट ऑफ येमेन, तो येमेनी पॉलिटिकल एंड आर्म्ड मूवमेंट कहलाता था। दे आर येमेनी पॉलिटिकल एंड armed movement that emerged after the Zaydi Shia community जो वहां रहती थी, या that emerged from this Shia community who lived in mostly south of Yemen, सॉरी इन नदर्न येमेन, ठीक है। नदर्न येमेन में ये कम्युनिटी रहती थी, इन्हीं से पैदा हुआ एक बोला जा सकता है पॉलिटिकल एंड आर्म्ड मूवमेंट है ये नदर्न येमेन,
ठीक है। इनकी हिस्ट्री जो है ये काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं इट इज कनेक्टेड टू देयर लोकल ग्रीवियंस। उनके खुद के ही एरिया में, उनके खुद के रीजन में बहुत दिक्कतें आने लगी, यहां से वो पैदा हुए और उसके बाद दे बिकेम अ ग्लोबल थिंग। ठीक है, तो इनकी जो हिस्ट्री है इट्स मोस्टली बेस्ड आउट ऑफ रीजनल पावर स्ट्रगल, यमन के अंदर ही होने वाला, उसी रीजन के अंदर होने वाला पावर स्ट्रगल, उसी रीजन के अंदर होने वाले ग्रीवियंसेस, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, ये सारी जो फेस कर रहे थे, एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, अच्छा इसका अगर ब्रेकडाउन देखें फटाफट से देखते हैं। ओरिजिन अगर हम बात करें तो ओरिजिन हम इसका ट्रेस बैक कर सकते हैं टू प्रोबेबली 1900s एंड अर्ली 2000s के अराउंड। इट वाज फाउंडेड बाय हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती, तो यहां से नाम आया था इनका प्रोबेबली हूती। ये एक अगेन हमने कौन सी कम्युनिटी पढ़ी, जैदी शिया, तो ही वाज अ जैदी रिलीजियस लीडर फ्रॉम सादा प्रोविंस। वहां पे यमन में एक प्रोविंस है उसका नाम है सादा, सो ही वाज फ्रॉम सादा प्रोविंस। इनके द्वारा चालू किया गया था जैदी शिया इस्लाम। ये बेसिकली 12 शिया के जो ब्रांचेस होते हैं, हम ब्रांचेस बोल सकते हैं, इससे अलग है। सो जैदी शिया इस्लाम इज अ ब्रांच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 12वर बोला जाता है इसको शिया, जो कि कॉमनली दे आर फाउंड इन ईरान। एंड जो जैदीज हैं ये जनरली नदर्न ईरान को, नदर्न यमन को हम बोल सकते हैं, दे यूज्ड टू रूल। ठीक है, अच्छा ये जो मूवमेंट था जिसका अभी अभी हमने बात की, हूतीज का जो मूवमेंट था, दिस बेसिकली स्टार्टेड एज अ रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल ग्रुप। ठीक है, रिलीजन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए ये ग्रुप या ये मूवमेंट इनिशियली स्टार्ट हुआ था, रिएक्टिंग टू व्हाट दे सॉ एज मार्जिनलाइजेशन ऑफ जैदीज बाय द येमेन्स गवर्नमेंट। तो येमेन की जो गवर्नमेंट थी वहां देखा जा रहा था कि नदर्न एरिया में, मान लो ये येमेन है, इसके जो नदर्न एरियाज में जैदीज रहते थे, इन जैदीज के साथ बहुत मार्जिनलाइज ट्रीटमेंट, मतलब एकदम सेकंड क्लास सिटीजन जैसे ट्रीटमेंट उनको ऐसा फील होता था, उनकी कम्युनिटी को, उनके कल्चर, उनके रिलीजन को दबाया जा रहा था बाय द देन गवर्नमेंट ऑफ येमेन। तो इसके अगेंस्ट या इसके ऑन दिस प्रोवोकेशन दिस मूवमेंट या दिस ग्रुप इमर्ज्ड। ठीक है, ये बात हो गई ओरिजिनली। अच्छा, इन्होंने अपने आप को बोला अंसार अल्लाह एंड इंक्रीजिंगली दे अपोज्ड प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला साले, जो उस टाइम पे इन्होंने इस प्रेसिडेंट जो येमेन के प्रेसिडेंट थे, इनके ऊपर एक्यूजेशन लगाया था कि ही वाज एक्सट्रीमली करप्ट एंड अथॉरिटेरियन, मतलब अपनी अपनी चलाने वाला, किसी सारे लोगों को एक साथ में लेके चलना होता है, एक होता है अथॉरिटेरियन, अपनी अपनी चलाना। ठीक है, तो इस प्रेसिडेंट के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था, क्रिटिसाइज करते थे कि भाई ये एक्सट्रीमली एक तो करप्ट है और अथॉरिटेरियन है। इन सारी चीजों के अगेंस्ट कलेक्टिवली ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अल्टीमेटली येमेनी गवर्नमेंट के साथ इनका हुआ कॉन्फ्लिक्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं 2004 से 2010 की। इस टाइम पे येमेन की गवर्नमेंट के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इस कॉन्फ्लिक्ट में 2004 में जो येमेन की गवर्नमेंट है, दे किल्ड द लीडर हुसैन हूती या हुसैन अल हूती। ठीक है, इससे 6 हूती इंसर्जेंसीज उसके बाद बैक टू बैक देखने को मिली। जो ये मूवमेंट था अब इसको लीड करने लगे थे 2004 के बाद, व्हेन देयर लीडर डाइड, मिस्टर अब्दुल मलिक अल हूती, जो आप नाम से समझ चुके होंगे, इनके ब्रदर। ठीक है, नाउ ही वाज लीडिंग। इन्होंने येमेन की आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई की इन सादा एंड नेबरिंग एरियाज एज वेल। ये वॉर जो है इससे मैसिव डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे लोग वहां छोड़ के चले गए एंड डिस्ट्रक्शन इन द नॉर्दर्न एरिया, बट डिड नॉट डिफीट द हूतीज। यहाँ पे हूतीज हारे नहीं। फिर बात आती है 2011 से 2015 की एंड देयर राइज टू पावर। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 2011 में जो येमेन में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसको बोला जाता है येमेनी रेवोल्यूशन, इट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ अली अब्दुल्ला साले। ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे जिसके अगेंस्ट पूरा था, उनके रेजिग्नेशन में अल्टीमेटली इट एंडेड इन। इसके बाद जो हूतीज थे दे स्टार्टेड, जनरली पैटर्न यही होता है कि भाई कोई ऐसा ग्रुप आता है, सबसे पहले तो अगेंस्ट समवन, उस समवन को हराया जाता है, हटाया जाता है एंड अल्टीमेटली दे जॉइन पॉलिटिक्स एज वेल, ताकि दे उनको क्या लगता है भाई ये बंदा सही से नहीं कर रहा है, इसको हटाओ, हम करें। ठीक है, तो देन दो हूती स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल ट्रांजिशन, बट
अगेन दे रिमेन स्केप्टिकल ऑफ द न्यू गवर्नमेंट अंडर नए प्रेसिडेंट जो बन चुके थे, न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर BBUH मंसर हादी। मतलब इन्होंने हालांकि पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, वोटिंग एंड ऑल थिंग्स में पार्टिसिपेट किया, बट स्टिल थोड़ा उनको ऐसा शक टाइप का था कि भाई ये बंदा भी काम का है कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है। 2014 में फाइनली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट, उस टाइम पे काफी वीक थी, जो हुतीस थी उन्होंने जो येमेन का कैपिटल है उसको कैप्चर किया, कैप्चर्ड येमेनी कैपिटल। और 2015 में दे प्लेस्ड प्रेसिडेंट हादी अंडर हाउस अरेस्ट, अल्टीमेटली देन ही फ्लेड, मतलब वो भाग गए टू सऊदी अरेबिया। यहां से आज की डेट तक अगर हम देखें, 2015 से प्रेजेंट तक अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया ने अल्टीमेटली मिलिट्री कोलिशन किया टू रिस्टोर हादीज गवर्नमेंट फियरिंग इरानियन इन्फ्लुएंस वाया द हुतीज। दूसरा, हुती बिकेम अलाइंड विद ईरान, हुती बिकेम अलाइंड विद ईरान, और अल्टीमेटली इनको ईरान का ही एक प्रॉक्सी ग्रुप बोला जाता है। ऑल्दो द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्ट ईरानियन कंट्रोल अभी भी डिबेट में, कई लोगों को लगता है बहुत ज्यादा कंट्रोल है, कई लोग यही बोलते हैं भाई ईरान का ही प्रॉक्सी ग्रुप है, कई लोग बोलते हैं भाई पार्टनरशिप में काम करते हैं ये, तो दैट इज डिबेटेबल, बट ये वेरी मच ऑब्वियस एंड ओपन इंफॉर्मेशन है कि भाई दोनों के बीच में कोलिशन चलता है। वॉर जो था इसके वजह से इट कॉज मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ येमेनीज पीपल डाइंग एंड डेथ्स, एंड उसके अलावा वॉर कभी भी ऐसा होता है तो फेमाइन डिजीज ये सब भी फैलती ही है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि भाई इजराइल के साथ अभी कुछ टाइम पहले भी, लास्ट ईयर की बात है, हुती से एक बार टकराए थे, अभी ये दोबारा टकरावट होने को जा रही है, ठीक है। आई होप दिस हिस्ट्री यू विल नेवर फॉरगेट अगेन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, अच्छा, यहां हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एक्स जयशंकर, उन्होंने बोला है कि इंडिया को जरूरत है पार्टनर्स की, प्रीचर्स की नहीं, मतलब दोस्त चाहिए, ज्ञान देने वाला नहीं, सिंपल सी भाषा में। ये क्यों बोला, और इसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ when Mr. S. Jaishankar became our foreign affairs minister, since then how has he shaped India and placed India in the map of the global world, ठीक है। India is looking for partners and not preachers, ऐसा उनका कहना था। External Affairs Minister S. Jaishankar said on Sunday in a veiled message to Europe in the context of conflict in in Ukraine, as he explained the nuances of New Delhi's Russia realism, ठीक है। और उन्होंने ये भी बात की कि why the relationship between the two sides was an important fit. In an interactive session, Mr. Jaishankar delving into the broader geopolitical upheavals, ऊपर नीचे जो आ रहे हैं, उनका ये कहना था कि यूरोप जो है ना वो एंटर कर चुका है a certain zone of reality check and must display some sensitivity and mutuality of interest for deeper ties with India. India has always advocated for Russia realism. हमने ये कभी आंखें नहीं मूंदी रशिया की तरफ, but Russia has always been an important ally for us. ये reality भी है. And there was an important fit and complementarity between India and Russia as a resource provider and consumer. ऐसा उनका कहना था. In remarks that came amid persistent efforts by the US President Donald Trump administration to strike a ceasefire deal between Moscow and Kyiv, यानी कि यूक्रेन. Over the course of the Russia in Ukraine conflict, न्यू दिल्ली काफी न्यूट्रल रहा है, दे कंटिन्यू टू एंगेज विद मॉस्को यानी कि रशिया, एंड एनहांस्ड इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ रशियन क्रूड ऑयल which triggered criticism from the West and mostly Europe. India, however, maintained that its ties with Russia are driven by national interest. इंडिया ने ये बोला भैया हाँ वो जो कर रहे हैं हम गलत है, हम कभी पीछे नहीं हटते, हम नहीं बोल रहे कि ये जो कर रहे हैं भाई बहुत सही है, करते रहो, कंटिन्यू करो, वी आर नेवर सेइंग दैट, बट हमारा जो रशिया के साथ टाइज है दैट इज कंप्लीटली इन आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट, हमको सस्ते में क्रूड ऑयल वो देता है, हम खरीदेंगे, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो प्लीज, ठीक है। और बीच में हमने, आपको याद हो तो प्रोबेबली कुछ महीनों पहले एक और डिस्कशन में हमने ये भी पढ़ा था, डिस्कस किया था राधा, कि यूरोप को करारा जवाब देते हुए जब यूरोप ये बोल रहा था इंडिया को कि आपको शर्म करना चाहिए, बाकी की सारी कंट्रीज और वेस्ट जब रशिया को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, यू कंटिन्यू टू डू सो, तभी भी हमने बोला था कि बेटा जो नीचे से अंडरग्राउंड से जो नेचुरल गैस की पाइपलाइन जाती है ना आपके तरफ, वो हमको पता है, और पूरे जो जीवन से आप, क्रीमिया भी हुआ था ना 2014 में, उसके बाद भी यू कंटिन्यूड
to buy natural gas from Russia. The biggest consumer of natural gas was Europe for Russia. तो we know all this. तो hypocrisy please आप अपने पास रखें तो better रहेगा. ठीक है, तो यहाँ तो बेसिकली यही बात हुई कि भाई दोस्त बनना चाहते हो तो बनो, फालतू ज्ञान मत दो. सिंपल सी बात उन्होंने बोली, प्यारे शब्दों में बोली, बट बात इतनी. अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, पूरा इनका नाम है, एस जयशंकर कहलाते हैं ये. इनको इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया. बात है 2019 की. ठीक है, 2000 इनको पहली बार अपॉइंट किया गया एज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इंडिया को जो हमेशा इन डीलिंग विद अदर कंट्रीज, इंडिया हमेशा जो बैक फुट पे रहता था उसको फ्रंट फुट पे लाने के लिए एक फॉर्मर डिप्लोमेट एंड अ सीजन स्ट्रेटेजिस्ट. आप इसी से समझ लीजिए कि भाई ये इंसान एक आईएफएस ऑफिसर रह चुका है, यूपीएससी से क्रैक करके आया है, इतना नॉलेज लेकर आया है. ही हैज बीन इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव एंड डिप्लोमेट फॉर सेवरल कंट्रीज ओवर हिज टर्म ऑफ सर्विस. तो इनको नॉलेज कितना ज्यादा होगा ये तो इसी बात से समझ में आ जाता है. इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी जो चीज है जो इंडिया के प्रोबेबली फॉरेन अफेयर्स सीन में मिसिंग थी वाज हिज असर्टिवनेस. द वे ही इज एक्सट्रीमली असर्टिव. भाई जो बोलता है सटीक तरीके से विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, लेकिन जो सच है वो है. हम बोलेंगे, तुम अगर ऑफेंड फिर भी हो रहे हो, दैट्स ऑन यू. इस तरीके से जो इनका असर्टिवनेस है, दैट इज द बिगेस्ट plus point he has probably brought to the scenario या fabric of India's foreign relations. अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से और क्या क्या चेंज आया 2019 के बाद. इंडिया अंडर हम बोल सकते हैं यस मिस्टर एस जयशंकर हैज शिफ्टेड फ्रॉम, ट्रेडिशनली हम कॉशियस कंट्री माने जाते थे. भाई देख समझ के चीजें करो. कॉशियस एंड नॉन अलाइंड अप्रोच, ना इधर ना उधर, थोड़ा दूर से, नॉन अलाइंड अप्रोच से हम आ चुके हैं टूवर्ड्स अ मोर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अश्योर्ड. ठीक है, अच्छा, ही प्रोजेक्ट्स, जब भी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाता है, ही प्रोजेक्ट्स इंडिया एज अ सिविलाइज्ड स्टेट विथ ग्लोबल एम्बिशंस. मतलब हमारे पूरे दुनिया के लेवल पे वी आर एट पार विथ द एम्बिशंस. वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस कंट्रीज इंडिया है. इस तरीके से जो वही प्रोजेक्ट करते हैं इंडिया को साल भर साल, इससे धीरे धीरे द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड सीइंग इंडिया इन अ कंप्लीटली न्यू लाइट सिंस हिज टेन्योर हैज बिगन. एग्जांपल देती हूं मैं तुमको, जैसे वेस्टर्न क्रिटिसिज्म. ऐसा नहीं, पहले वी वर काफी हद तक वी यूज्ड टू बी वेरी मच की वेस्ट प्लीजर्स, कि वेस्ट को प्लीज करके रखना है भाई, प्यार से पुटिया पुटिया के रखना है. ये बहुत ही करारा जवाब देते हैं. तो सबसे पहले तो वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, ये वेस्टर्न कंट्रीज जब भी क्रिटिसाइज करती थी इंडिया को, खास तौर पर फॉर बाइंग रशियन ऑयल. अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर, इसमें टू कोट हिम, उन्होंने कहा था कि यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. तुम्हारी जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स व्हाट इन हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, दैट्स व्हाट ही सेड, कि दे नीड टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट कि आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम चल रहा है. आपका प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम, इट इज लिमिटेड टू योर एरिया, योर रीजन ओनली. ठीक है, एंड दे आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम. ये दिस वाज अ ब्लंट ऑनेस्टी जो कि हमने दिखाई. वी डिड नॉट एग्जैक्टली सपोर्ट रशिया. हमने बोला कि भैया कोई चीज हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है तो हम वो करेंगे, तुम्हारे में नहीं तुम मत करो. बट ये बोलना कि जो तुम्हारा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया का प्रॉब्लम, दैट्स रॉन्ग. ठीक है, ये उन्होंने बोल के आए थे. सेकेंड, क्वाड इंगेजमेंट. क्वाड कंट्रीज 4 कंट्रीज का ग्रुप है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. तो क्वाड इंगेजमेंट के केस में इंडिया की पोजीशन इन 4 कंट्रीज में बहुत स्ट्रांग हुई है उनके आने के बाद. एंड जो चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रोल था, जो दबदबा था, वो काफी कम हो गया आफ्टर अस स्ट्रेंथनिंग आवर पोजीशन इन द क्वाड ग्रुप. ठीक है, तो इससे हमको समझ में आता है भाई मिस्टर एस जयशंकर जो है वो कितना ज्यादा, कितना एक्सट्रीम में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं इन द ग्लोबल सिनेरियो. ठीक है, अच्छा, विद दैट आई विल सी यू गाइस अगेन टुमारो. कल अपन डिस्कस करेंगे 6 और 7 तारीख को क्या क्या हुआ है, एंड विथ ऐसे 2-2 दिन करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे. सो 6 और 7 को क्या क्या हुआ विल डिस्कस टुमारो. ओके पीपल, चल, thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off.